ऐसे संख्यात्मक तथ्य अथवा प्रेक्षण जिनका संग्रह किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया जाता है, सांख्यिकीय आंकड़े कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या संबंधी आंकड़े जो हैं वो क्या किया गया है कि जिनका संग्रह किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य से, यानी पहले से ही उद्देश्य फिक्स है कि हमें इस देश की जनसंख्या की गणना करनी है, हमें यह सामान लेना है, या व्यक्तियों के आय व्यय संबंधी आंकड़े, यानी किसी व्यक्ति को हमें कितना इनकम देना है वो पहले से ही निर्धारित है, तो अगर हम उसका डाटा बनाते हैं तो वो क्या है, सांख्यिकीय आंकड़े है। या किसी नगर में रहने वाले स्त्री पुरुषों की संख्या, या पहले से ही किसी नगर में 100 स्त्री 100 पुरुष रह रहे हैं तो उनका आंकड़ा निर्धारित है, हम वो पूर्व निर्धारित उद्देश्य है कि हमें उन स्त्री पुरुष की संख्या को क्या करना है, गणना करना है, तो वो हमारी सांख्यिकीय आंकड़े कहलाती है। एक्चुअल में हम जब सांख्यिकी पढ़ रहे हैं तो सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है इसे समझते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़े का अनुसंधान करके उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं और संभावित परिणामों का अनुमान लगाया जाता है, वह सांख्यिकी कहलाती है। अतः सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: आंकड़ों का अध्ययन कर उपयोगी सूचना प्राप्त करना और भविष्य में संभावित परिणामों का क्या करना, अनुमान लगाना। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, जो आंकड़े होते हैं उनके आलेखीय निरूपण के बारे में बात करते हैं। तो आंकड़े आपने पहले से ही टर्म है कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े जिन्हें हम आसानी से क्लासिफाइड कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम आसानी से एक डाटा प्रेजेंट करके बना सकते हैं, और अवर्गीकृत आंकड़े हम रैंडमली ही कोई आंकड़ा ले सकते हैं। तो इनका आलेखीय निरूपण किस प्रकार किया जा सकता है? पहला दंड आलेख अथवा चित्र अथवा स्तंभ चार्ट द्वारा, दूसरा वृत्त आलेख यानी पाई आलेखन अथवा पाई चार्ट द्वारा, तीसरा आयत चार्ट, चौथा बारंबारता बहुभुज, पांचवा बारंबारता वक्र, उसके बाद संचयी बारंबारता या चित्रालेख। इतने तरीके हैं जिनमें से आपको सिर्फ 3 ही पढ़ना है। आयत चित्र पढ़ना है, बारंबारता बहुभुज पढ़ना है और दंड आलेख यानी वृत्त आलेख पढ़ना है। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। किसी भी आंकड़े का समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये जो है 3 माप होती है किसी भी केंद्रीय प्रवृत्ति का। अवर्गीकृत आंकड़ों का अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो मान लीजिए कोई अवर्गीकृत आंकड़ा x1 x2 x3 डॉट 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 xn है, तो इन मानों के समांतर माध्य को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए कि हम क्या करेंगे, सारे एवरेज समझ लीजिए। समांतर माध्य को कहा जाता है एवरेज। तो मान लीजिए हमारे पास एक आंकड़ा है 2 और 3, 2 और 4 ले लीजिए। तो 2 और 4 का एवरेज जो होगा वो कैसे निकालेंगे? तो 2 और 4 को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो 2 और 4 का मीन जो हो जाएगा, माध्य जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 x2 x3 xn को जोड़ करके और टोटल नंबर टर्म से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं I = 1 to n xi अपान। और अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं तो हम मान के चलिए कि कोई चर का मान x1 x2 xn है और इसका संगत बारंबारता f1 f2 fn है, ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। तो f1 का x1 में, f2 का x2 में, x3 का x3 में, f4 का f4 में और fn का xn में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम f1 f2 तथा fn बारंबारताओं को जोड़ करके उससे डिवाइड कर देंगे। फार्मूला आपका निकल करके सामने आएगा सिग्मा I = 1 to n fi into xi अपान n बारंबारता, जहां n क्या है, सिग्मा I = 1 to n सिग्मा fi है, जहां f1 f2 f3 और fn है। क्लास 10 बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में। सामान्यतः स्वतंत्र अथवा यादृच्छिक रूप से एकत्रित आंकड़ों की जो प्रवृत्ति होती है उनके जो निश्चित मान के आसपास रहने की होती है, यह आंकड़ों की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई स्वतंत्र या यादृच्छिक, स्वतंत्र मतलब फ्रीली आप किसी भी तरह से आपने उसे आंकड़ा निकाला हो, या यादृच्छिक अपने मन मर्जी से कोई आंकड़े चुन लिए हो, उनको एकत्रित आंकड़ों की प्रवृत्ति का एक निश्चित मान जो कि उस आंकड़ों के क्या रहता है, आसपास रहने की होती है, आंकड़ों की यही प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है।
आंकड़ों की किसी एक संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 तरह की होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। और आंकड़ों के आधार पर आपने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक कक्षा 9 में पढ़ा, और वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य, माध्यिका का बहुलक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक वर्गीकृत आंकड़ों का आप क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे। 2 पार्ट में आपको इसे डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अथवा केंद्रीय मान अथवा स्थानीय निर्धारित मान अथवा औसत चर का वह विशेष मान है जो किसी आंकड़ों अथवा उन आंकड़ों से संबद्ध बारंबारता बंटन की विशेषताओं का क्या करता है? वर्णन करता है। उसे ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का प्रकार, पहला माप है आपका माध्य यानी मीन, दूसरा है माध्यक मीडियन, और तीसरा है आपका बहुलक। सबसे पहले बात करते हैं माध्य के बारे में। माध्य किसे कहा जाता है? किसी संख्यात्मक सामग्री के समस्त पदों के मानों का योगफल को पदों की संख्या के योग से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे या तो औसत कहते हैं, नहीं तो उसे माध्य कहते हैं, नहीं तो उसे समांतर माध्य कहा जाता है। या तो औसत कहा जाता है, नहीं तो माध्य कहा जाता है, नहीं तो समांतर माध्य कहा जाता है। माध्यों को प्रायः x पर बार से प्रदर्शित करते हैं। माध्य की इकाई वही होती है जो आंकड़ों के पदों के मानों की इकाई होती है। अब समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि तथा कल्पित माध्य विधि, ये 3 तरह की विधियां हैं। आपको एक एक करके तीनों के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। आंकड़े जब अवर्गीकृत हों तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा सभी पदों के मानों का योगफल बटे पदों की संख्या, क्योंकि कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों में अवर्गीकृत आंकड़े भी बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, इसलिए इसका फार्मूला आपको बताया गया है। जब आंकड़ों की अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध तरीका हो, जब आंकड़े अवर्गीकृत और सारणीबद्ध हो तो आपका x1, x2, x3, xn तथा उनकी संगत बारंबारताएं क्रमशः f1, f2, f3 तथा fn हो तो आपका माध्य सिग्मा, ये माध्य इज इक्वल टू f1 x1 इंटू प्लस f2 x2 प्लस fn xn अपान f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn। इसे आप सिग्मा लिख सकते हैं। सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n सिग्मा fi इंटू xi अपान सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n अपान सिग्मा fi। आप जब इसे याद करेंगे तो ये जो है माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि है। 2 विधियां और हैं, एक है आपकी लघु विधि और दूसरी है कल्पित माध्य विधि। जैसे ही उसके प्रकार पढ़ाए जाएंगे आपको फार्मूले वहां पर स्पष्ट रूप से मैं समझा दूंगा, ये आपको बस यहां ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका का। माध्यिका आपको याद रखना है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F अपान n/2 माइनस कैपिटल C है। ये स्मॉल c नहीं, कैपिटल C, या कई बार आप इसे फार्मूलों में देखे होंगे, इसे CF भी दिखाया जाता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। और चौथा फार्मूला आपका बहुलक का याद रखना है, L प्लस f1 माइनस f0 अपान 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यहां आपका जो L1 है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, L2 है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है, F है माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, N जो है बारंबारताओं का योग है, और C या CF माध्यिका वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता है। यह आपको बस फार्मूला ध्यान में रखना है। जब आपको टाइप बताए जाएंगे तो बहुत बेटर तरीके से आपको यह समझ में आएगा। अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक के बारे में। यहां आपको फार्मूला याद रखना है, L प्लस f1 माइनस f0 अपान 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यहाँ L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। आप कई किताबों में देखे होंगे इसे L1 भी दिखाया जाता है, यही L1 है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। जब आप वर्ग चुनेंगे तो उसमें निम्न सीमा वाला लेंगे। H जो है वर्ग अंतराल की माप है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F2 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता है, और F0 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है। ये आपके टोटल दिए हुए हैं। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है।
हमें बताना है कि 1 से लेकर के 9 तक की जो भी प्राकृतिक संख्या है उनका समांतर माध्य बताना है। तो ये आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे इसे बड़े विस्तृत रूप से। ये हमारा एक अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो जाएंगी आपके पास? आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास 9 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब आपको इसका बताना है समांतर माध्य। तो आप समांतर माध्य बराबर क्या जानते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए? समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो हम लोग जानते हैं पदों का योग, इसे यक्स पे बार से डिनोट किया जाता है। यक्स पर बार पदों का योग अब बटे पदों की कुल संख्या। पदों का योग कितने पद आपके दे रखे हैं? तो आप ध्यान से देखेंगे आपके पद हैं A1 +2 +3 +4 5 6 7 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 संख्या है और इसे हम 9 से भाग दे देंगे। या हम ऐसे उसमें फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। आप यहाँ पद के जगह प्रेक्षण भी लगा सकते हैं, प्रेक्षण भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे, ऐड करेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 28 और 8 आपका हो गया 28 और 8 36 हो गया। 36 और 9 36 और 9 हो गया 45 बट्टा 9 9 बचे 45। तो ये आपका क्या हो गया? अब बात करते हैं एक और आपके सामने टर्म दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ डाटा दिया है प्रेक्षण आपके सामने दे रखा है। आपके सामने दिया है 5 10 15 8 20 35 40। ये आपके सामने प्रेक्षण दे रखे हैं और इनका समांतर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य 20 दे रखा है। तो आप क्या जानते हैं? समांतर माध्य इज इक्वल टू समांतर माध्य x पर बार इज इक्वल टू प्रेक्षणों का कुल योग अब बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों का योग कितना है? प्रेक्षणों का योग है 5 + 10 + 15 + 8 + 20 + 35 + 40 और अपन कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 है। आपका समांतर माध्य कितना है? 20 है। समांतर माध्य आपका 20 नहीं 21 दिया है, 21 है। तो आप ऐड करेंगे, जब प्रेक्षणों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 5 15 15 15 30 हो गया, 30 30 30 30 20 50 50 50 और 35 85 हो गया, और 85 और 40 85 और 40 85 और 20 100 हो गया, 100 और 20 125, यानी टोटल हो गया आपका 125 + 8 बट्टा 7। 7 से जब आप गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 × 7 और 7 दूनी 14, यानी 147 बराबर 125 + 8
अब यह जो r है, अब इस r को हम यहाँ अगर लिख दें, ऐसे लिख दें, एक r बराबर, तो 147 में से 125 आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 7 में से 5 गया 2, और यहां बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, और यहां बच गया 122। ये 125 होगा। तो 125 में से आप 147 में से 125 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 22। अब बात करते हैं, किसी बंटन का माध्य 16 दिया है और बहुलक 13 हो तो उसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम इसके लिए, आपको पहले से फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बहुलक बराबर, आप फार्मूला पढ़े होंगे, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका अब -2 गुणे समांतर माध्य। तो आपको इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका की जगह आप मान के चलिए कि आपका माध्यिका नहीं पता है, तो माध्यिका की जगह आप यक्स मान लीजिए, -2 गुणे समांतर माध्य आपका कितना दे रखा है 16, और बहुलक आपका कितना है 13। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 यक्स बराबर आपकी, अगर हम बात करते हैं 16 दूना 32, 32 और 13, 32 और में जब 13 आप जोड़ देंगे तो 32 और 13 कितना हो जाएगा 45। और जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 45/3, यानी कितना, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब आते हैं माध्य। माध्य 3 विधियों से ज्ञात किया जाता है। एक आपकी डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि होती है, दूसरी होती है आपकी लघु विधि, जिसे हम माध्य पद विचलन विधि भी कहते हैं, और तीसरा आपका लघुत्तर विधि के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि से ये निकल करके सामने आता है। तो ये आपकी 3 विधियां हैं समांतर माध्य, इन्हीं 3 विधियों में से किसी एक तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली विधि का, जो आपको नॉर्मल है, आपके पास वर्ग अंतराल दिया रहेगा। जब भी आपके पास वर्ग अंतराल दिया हो तो सबसे पहले आप निकालेंगे वर्ग मध्यमान। मध्यमान सबसे पहले आप निकालेंगे, मध्यमान को हम xi कहते हैं, और xi से इसे डिनोट किया जाता है, और यह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो आपका उच्च सीमा क्या है उच्च सीमा और निम्न सीमा 10 और 2, 10 और 0 आपका 5 हो जाएगा। तो 10 में से 2 से भाग देंगे 5, 10 और 20 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 30 का आधा 15 हो जाएगा, और 30 20 आपका 50 हो जाएगा, तो इसका आधा 25। आप इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आपका वर्ग माप कितना है। आपका वर्ग माप यहाँ h बराबर 10 है, तो आप एक पहले टर्म का मध्यमान निकालिए और 10 क्या करते जाइए, जोड़ते जाइए। आपका ये कितना हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा आपका 45। अब जब आप जोड़ेंगे तो 8 पचे आपका हो जाएगा 40। ब्लैक टर्म से जो लिखा हुआ है ये पहले से ही आपको दिया रहेगा, ये प्रश्न में आपको दिया है ब्लैक से, और बाकी जो मैंने रेड से लिखा है ये टर्म आपको खुद से बनाने हैं। तो ये रेड वाले टर्म मैं यहाँ बता रहा हूं, तो अब ध्यान दीजिए 40, 12, 12 पचे 60, और 12 इक्यानवे 12, 12 इक्यानवे 12, और 6 18, 25 10 में 250, 11 पचे 55, और 11 तिया 33, 33 और 5, 33 और 5 38, और 9, 9 पचे 45, और 9 चौको 36, 36 और 4 40। तो आप जब यहाँ सिग्मा fi इंटू xi करेंगे तो कितना जोड़ने पर आएगा, ऐड कीजिए। आप इसे जब ऐड करेंगे तो ये 1260 आएगा। जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10, हाथ में आया 1, 8 1 9, 9 9 5 14, 14 14 14 और 8, 14 और 8 आपका हो जाएगा
8 4 12 यानी 22 22 22 22 और 4 26, हाथ में आया 2, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 9 और 2 11, 11 और 1 12। और यहाँ सिग्मा FI को अगर हम बात करते हैं तो 11 9 20, 20 10 30, 30 30 20 50। अब ऐसे 12 8 20, 20 10 30, 30 30 10 40, 40 और 9 कि 41 यहाँ हो जाएगा, 41 और 50। तो ये आपका हो गया 1260 और ये हो गया आपका 50। तो 1260 50, 0 0 कैंसिल। अगर हम बात करते हैं तो 5 दूनी 10, 50 25 और 5 दूनी 10, ये आपका 25.25। अब बात करते हैं माध्य, समांतर माध्य की किस विधि से? विचलन विधि से। विचलन विधि के लिए भी आपको सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करना होगा, तो आप मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान के लिए क्या करेंगे? हम दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देंगे और यहां अगर आप चाहें तो वर्ग माप निकाल सकते हैं। वर्ग माप यच बराबर आप कितना देख रहे हैं? 5। तो अगर आप इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 25, 25 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25 का आधा करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। 12.5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा। 17.5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। 22.5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27.5 हो जाएगा। 27.5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32.5 हो जाएगा। 32.5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा। ऐसे ही जोड़ लीजिए, 75 होगा आपका। 75 तो 35 दूना 70 और यहाँ 2 2.5 बचेगा, 2.5 दूना 5, 70 हो गया। अब आपका बारंबारता, ये ब्लैक वाले टर्म से ध्यान दीजिएगा, आपका वर्ग अंतराल दिया था क्वेश्चन में, आपका बारंबारता दिया था क्वेश्चन में, उसके बाद मैंने जो भी ये रेड मार्कर से लिखा है इसका मतलब ये आपको निकालना है। तो ये मध्यमान हमने निकाला है। मध्यमान जब हम निकाल लेते हैं तो मध्यमान के बाद कल्पित माध्य निकालते हैं। और कल्पित माध्य के लिए आपको क्या करना है? कल्पित माध्य के लिए आप इनमें से किसी को कल्पना से अपना माध्य चुन सकते हैं, जिसे हम A कहते हैं। इसे कल्पित माध्य को ही हम A कहते हैं। अक्सर आपको यह बताया जाता है कि आप इसमें से हमेशा बीच वाले टर्म को चूज कीजिए, आप किनारे वाले टर्म को चूज कीजिए। आप किसी भी माध्य को चूज करेंगे, आपकी माध्य उसके ही लगभग में आएगी। आप इसे भी माध्य, अपना कल्पित माध्य मान सकते हैं, इसे भी 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 मान सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप किसे कल्पित माध्य मान रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हम कल्पित माध्य अपने अकॉर्डिंग किसी को ले सकते हैं, तो किताबों में अक्सर बीच वाले टर्म को लेता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम कल्पित माध्य के लिए क्या करेंगे? हम कल्पित माध्य के लिए नीचे वाला टर्म भी मान सकते हैं। हम मान ले रहे हैं हमारा कल्पित माध्य A है। तो अगर कल्पित माध्य हमारा A है तो हम जानते हैं xi माइनस A, या हम ऊपर वाले ही टर्म को कल्पित माध्य मान लें, इसी को मान ले। तो अब एक बात बताइए, कल्पित माध्य हमारा हो गया 12.5। तो हमारा जो कल्पित माध्य से विचलन आता है, जिसे डेविएशन कहा जाता है, di बराबर xi माइनस A होता है। xi में से A को माइनस करेंगे तो 12.5 में से 12.5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 0। 17.5 में से 12.5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 5 होगा कि नहीं? 17.5 में से 12.5 माइनस होगा, और इसमें से जब इसका माइनस होगा, 22.5 में से 12.5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 10। 27.5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 15। 32.5 में से 12.5 माइनस होगा, 32.5 में 12.5 माइनस होगा 20 होगा। 37.5 में से 12.5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 5 में से 5 किया 0 आपका बचेगा। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा कुल 25। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कौन से टर्म को लिए हैं। लेकिन आपका चूंकि FI का DI के साथ इंटू कराया जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा केयर करके लिया जाता है। हमेशा बीच वाला कोई मान लेकर के लिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कल्पित माध्य किसे भी मान सकते हैं। अब हम आते हैं कल्पित माध्य, आप 22.5 को भी मान सकते थे, 27.5 को भी, 32.5 को भी, 37.5 को भी, आप अपनी सुविधा अनुसार चुन लीजिएगा। आंसर में आपके कोई फर्क नहीं आएगा। अब हम जानते हैं कि जब आखिरी टर्म में हमारा FI इंटू DI, ये ध्यान रखिएगा, जब आपसे कहेगा
लघु विधि या पद विचलन विधि से माध्य निकालिए तो ही इस फार्मूले से चलिएगा। अदरवाइज सिंपल सा आपका फार्मूला है कि वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा तो मध्यमान निकालेंगे और बारंबारता का मध्यमान से गुणा कराएंगे, जो आएगा उसको जोड़ देंगे, वही हमारे टर्म के आंसर। सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे एफ आई इंटू डी आई का। 5 में 0 का होगा 0, 6 बचे 30, 10 बटे 80, 12, 15 दूना 30 और 15 इक्यानवे 15, अब 15 और 3 18, 120 और 35, 25, 25 दिया 75। अब ऐड करते हैं, चलिए ऐड करते हैं, ये हो जाएगा आपका 5, 7 2 9, 9 9 8 17, 17 3 20, 20 और 8 28, हाथ में आया 2, 7 2 9, 9 नहीं हाथ में आया 2, 2 1 3, 3 3 और 1 4, यानी 485 होगा। ठीक, अब आप चलते हैं समांतर माध्य लघु विधि या प्रचलन विधि से हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। कल्पित माध्य धन सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आपका कल्पित माध्य कितना है, आपका कल्पित माध्य है 12.5 और आपका सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना आपने लाया है 485 और सिग्मा एफ आई आपका कितना है 40। चलिए 4 से भाग देते हैं, 12.5, 4 से भाग देंगे, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8 और 4 बचे 20 और 1 0 होने की वजह से आपका दशमलव इधर सेपरेट हो जाएगा तो 12.125 होगा, जिसमें हम 12.125 होगा और जिसमें हम 12.15 लिख देंगे तो 12.5 धन 12.1, 12.5 और 12.1 जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24.6। यही आप, तो ये आपके टाइप 3 में आपका जो है समांतर माध्य निकाला गया है माध्य पद विचलन विधि से। अब आपकी बात करते हैं, अब हम आते हैं टाइप 4 में, जो माध्य का तीसरा टाइप होता है। आप सिंपल 2 टाइप्स के बारे में, सिंपल आपका प्रत्यक्ष विधि का टाइप है, लघु विधि माध्य प्रचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि से, ये आपके सबसे लंबी विधि मानी जाती है। इसमें थोड़ा सा तामझाम आपको झेलना पड़ता है। क्या करते हैं, लेकिन तीनों टर्म हम आप सीखे रहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे पेपर में माध्य यही अक्सर ही आपके पेपर में या तो ये मिलेगा, नहीं तो सिंपली आप ऐसे ही माध्य निकालेंगे, अदरवाइज कभी कभी ये टर्म भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ आपके परिवार के टर्म के लिए दिया रखा है 25 परिवारों का, इसके लिए माध्य हमें निकालना है, भोजन का खर्च दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले मध्य बिंदु निकालेंगे। माध्य बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, निम्न सीमा धन उच्च सीमा जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को हम जोड़े तो ये 150 और 100 आपका हो जाएगा 250। 250 का आधा कितना हो जाएगा 250 का आधा अगर बात करते हैं तो ये 200 हो गया। 200 का आधा 100 होता है अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो, और 50 का आधा 25 होता है तो कितना हो जाएगा 125। अब वर्गमाप आपका 50 है तो बस आप 50 प्लस करते जाइए। 50 जब आप इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 175, और ना हो तो आप इसे भी जोड़ सकते हैं, 350 हो जाएगा। 350 आधा हो जाएगा आपका 150 और 50 का आधा 25, 75। अब इसमें 50 जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 225 हो जाएगा। जब आप इस टर्म के लिए आएंगे तो 225 में 50 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 275 और फिर ये हो जाएगा 325। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, 600 का आधा 300 और 300 और 50 का आधा 25, 325। अब आप निकालते हैं डी आई यानी विचलन। अभी हम लोगों ने बात किया एक्स आई डी आई में इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए के टर्म की बात किया जाता है। तो आप यहां जैसे ए, मैंने यहाँ पहले से आप ए यानी कल्पित माध्य किसी को भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कल्पित माध्य किसे मान रहे हैं। तो आपका कल्पित माध्य यहाँ आप जिसे चाहे उसे मान सकते हैं, नीचे वाले टर्म्स को मान सकते हैं, ऊपर वाले टर्म्स को मान सकते हैं। चलिए इस बार हमने इस बीच वाले टर्म को यहाँ दे दिया, हमने इसको मान लिया।
किताबों में इसको भी मान सकता है, इसको भी मान सकता है, इसको भी मान सकता है, आप किसी पर भी मानेंगे, आपके माध्य में दशमलव में कुछ का आंसर अंतर आएगा, नहीं तो एक्यूरेट आपका माध्य निकलता है। चलिए अगर हमने इसको कल्पित माध्य मान लिया तो ये आपका xi माइनस ए हो जाएगा। तो 125 में से जब 175 घटाएंगे तो ये di बराबर क्या आ जाएगा, -50 आएगा कि नहीं, क्योंकि 125 में से आप 175 को घटा रहे हैं। 125 में से जब आप 175 घटाएंगे तो 50 का डिफरेंस है और माइनस का टर्म बना है। 175 में से 175 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। 225 में से 175 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50। अब 275 में से आप 175 घटाएंगे 225 में से, तो आप 225 में से 175 घटा लीजिए तो आपका कितने का अंतर आएगा, 0। यहाँ हो जाएगा आपका 12, 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया 5, ये 50, 50 के टर्म का, तो ये 50 और प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा आपका 150, यानी 50 के डिफर का टर्म आता है। आपको इस चीज का भी ज्ञान न हो तो आप वर्गमाप से भी ध्यान में रख सकते हैं। वर्गमाप में देखिए कल्पित माध्य निकाले हैं तो 5-5 का डिफरेंस मिला है, और यहाँ आपका वर्गमाप 50 है तो 50 का डिफरेंस मिलेगा। अब होता है ui इज इक्वल टू डी अपॉन एच, तो डी अपॉन एच होता है, यानी डी आपका ये निकला हुआ है और एच आपका यहाँ है, तो 50 से 50 को भाग देंगे कितना आएगा, -1। 0 में 50 से भाग देंगे 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2 और ये आएगा आपका 3। अब आप मल्टीप्लाई कराते हैं fi इंटू ui का, तो fi कितना है 4, यानी -4। 5 का 0 में होगा 0, 12 का 1 में होगा 12, 2 का 2 में होगा 4 और 2 का 3 में होगा 6। अब आप ऐड कीजिए 6 4 10, या 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। अब आप जब समांतर माध्य के लिए फार्मूले के टर्म पर जाते हैं तो सिग्मा ए इज इक्वल टू आपका ए कितना आपने माना है, ए आपने 175 माना है, 175 प्लस सिग्मा fi इंटू ui, सिग्मा fi इंटू ui कितना आया है, सिग्मा fi इंटू ui की बात करते हैं, तो सिग्मा fi इंटू ui 18 आया है। सिग्मा fi आपका कितना है, सिग्मा fi आपका 25 है, और h कितना है 50 है। इससे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कैंसिल होगा, 2 बार में, तो ये 175 और ये हो जाएगा आपका 36। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 6 5 11, 7 3 10, 10 1 11 और 1 1 2, लगभग 211 आएगा, यही आपका। अब हम बात करने वाले हैं माध्यिका निकालने की। आप जो है टाइप, कल आपका टाइप कितना हुआ था, इससे टाइप 6 कर लीजिए, और ये आपका टाइप 5 है। इसे हम बात करेंगे माध्यिका निकालने के विषय में। माध्यिका आप कैसे निकालेंगे, आपका कोई एक वर्गीकृत आंकड़ा दे देगा, आप बात करेंगे यहाँ माध्यिका कैसे निकालेंगे इसके विषय में। तो जितनी भी माध्यिकाएं निकालने का प्रोसेस है इसी से आप सीख लेंगे, और ये आपके बहुलक निकालने के विषय में है, तो आप ये बहुलक बेहद आसान प्रोसेस है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको माध्यिका पूछा है और आपका वर्गीकृत आंकड़ा है, तो वर्गीकृत आंकड़े के लिए आपके 2 टर्म दिए रहेंगे। आपका 2 टर्म वर्ग अंतराल और बारंबारता दी रहेगी। वर्ग अंतराल और बारंबारता दी रहती है तो हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिए। हमारे पास है 3, तो हम संचयी बारंबारता में 3 को लिख देंगे, 3 में 10 जोड़ देते हैं, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। 13 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 37।
33 में 13 जोड़ देंगे, 33 में आप जब 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, और 46 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। आप इसको भी ऐड करेंगे तो वो भी कितना आएगा 50। यही प्रोसेस है। आप संचयी बारंबारता निकाल लिए। आपके पास ये जो ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ डाटा है, ये आपका क्वेश्चन दिया रहेगा और ये दोनों टर्म आपको निकालने हैं n। अब जब n आपका 50 आया है तो आप n/2 निकालेंगे, n/2 यानी पदों का कुल योग यानी बारंबारताओं का जो योग है वह जब 2 निकलेगा तो वो कितना आएगा 25। और यह जो 25 है, अगर हम संचयी बारंबारता के अंतर्गत जाते हैं तो यह किसके अंतर्गत आता है, चूंकि यह बात हम लिखेंगे, चूंकि n/2 यानी 25 संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत आता है, जिसका वर्ग अंतराल 33 के सामने का वर्ग अंतराल क्या है, जिसका वर्ग अंतराल 40 से 55 है। इसलिए माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग अंतराल आपका हो जाएगा 40 से 55। ये 40 से 55 हो गया, तो 40 से 55 हो गया तो आपके पास दो वैल्यू होती है। सबसे पहले निम्न वर्ग की सीमा हम लिखते हैं, तो निम्न वर्ग की सीमा को आप यल से डिनोट करते हैं और यल आपका कितना हो जाएगा 40। उसके बाद उच्च वर्ग की सीमा लिखते हैं, उच्च वर्ग की सीमा आपका कितना है 55, L2 कितना है 55। आप चाहें तो वर्गमाप भी लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 10 और 25 के बीच में अंतराल कितने का है, तो 15 का है। ये वर्ग अंतराल हो गया, वर्गमाप हो गया। ये आपका L1 एंड L2 आ गया। अब आपको दो वैल्यू और चाहिए, चूंकि हम माध्यिका बराबर जानते हैं, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f n/2 माइनस f। तो ये अगर आप किताबों में देखेंगे तो ये जो स्मॉल f है और ये टर्मिनोलॉजी आपकी जहां भी ली गई है वो अलग अलग पैटर्न पर ली जाती है, तो आप इसे स्मॉल f के जगह इसे c कर लीजिए, cf क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी cf, या तो आप इसे कैपिटल C से डिनोट कर दीजिए और नहीं तो cf लिख दीजिए। अब आपको दो वैल्यू और चाहिए, n/2 आपको पता है, L2 और L1 आपको पता चल गया, cf और f चाहिए। तो cf और f आप कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले n निकाले हैं और n/2 से आपको पता चल गया है कि असंचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा, इस 33 के अंतर्गत आएगा, जिसका f क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, जिसका f 20 हो जाएगा। और तयवर्ग अंतराल के ठीक ऊपर वाला जो टर्म होगा वो आपका cf हो जाएगा। वो आप cf ले सकते हैं, कैपिटल C ले सकते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग टर्म से डिनोट किया गया। ध्यान दीजिएगा 33 के अंतर्गत आया, उसके सामने वाला आपका बारंबारता का टर्म हो जाएगा स्मॉल f, और इसे कैपिटल F भी कहते हैं, CF भी कहते हैं, कैपिटल C भी कहते हैं, अलग अलग पैटर्न पर दिखाया जाता है। ठीक उसके एक ऊपर वाला वो टर्म क्या हो जाएगा CF। ये आपका CF हो गया। तो इसका मतलब आपने स्मॉल f कितना नोट किया, स्मॉल f आपका 20 हो गया, और CF कितना आपका हो गया, रोटेटिव फ्रीक्वेंसी जो ली गई है वो हो गया आपका 13। आपको सारी वैल्यू मिल गई। जैसे ही आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, फाइंड आउट होने के बाद आप वैल्यू रख देंगे। चलिए L1 कितना है आपका, L1 आपका 40 है, L2 आपका कितना है, L2 ध्यान से देखेंगे तो कितना है 55 है, 55, फिर L1 कितना है 40 है, स्मॉल f कितना है आपका, स्मॉल f 20 है, n/2 कितना है, n/2 25 है, ठीक है, n/2 25 है, 25। अब माइनस cf कितना है 13।
अब जब आप इसे ध्यान से निकालेंगे तो 40 अधन 55 में से 40 गया 15 हो जाएगा बट्टा 20 और गुड़े 25 में से 13 गया 12। चलिए 5 से काटिए 5 तिहाई 15 5 चौको 20 4 तिहाई 12 तो ये 40 प्लस 9 हो गया यानी कितना आ गया आपका 49। यही आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं गलत है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप माध्यक वर्ग को जाइए। माध्यक वर्ग आपका कितना है, माध्यक वर्ग अंतराल कितना है आपका 40 से 55। क्या आपका आंसर उसके बीच में है? हमेशा जब भी आप माध्यक वर्ग को, अगर आप स्टेप से चलेंगे और माध्यक वर्ग को चुनेंगे ना तो आपका आंसर हमेशा इसी के बीच में आएगा, यानी आपका आंसर क्या है, सही है। अब हम आते हैं, मुझे लग रहा है कि आपको माध्यिका आ गई होगी। अब हम आते हैं बहुलक पर। बहुलक के लिए बहुलक बेहद आसान होता है। इसके दो आपके ब्लैक टर्म वाले जो भी पैटर्न दिख रहे हैं सिर्फ ये दोनों ही दिए रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ बनाना भी नहीं है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपको समांतर माध्य करना है तो उसमें 4 कॉलम बनते हैं। आपका वर्ग अंतराल दिया रहता है, बारंबारता दिया रहता है, तो मध्यमान निकालते हैं और फिर मध्यमान और बारंबारता का क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, 4 बनता है। माध्यिका में कितने कॉलम बनते हैं, 3 बनते हैं, और बहुलक में 2 ही होते हैं। अब आपको यहां जब वैल्यू आप नोट कर रहे होंगे तो इसमें सबसे पहले हम बारंबारता को देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। आप ध्यान दीजिए, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 52 की है क्या, 52 की बारंबारता सबसे अधिक है। यही जो 52 है, यह जो 52 आपका दिख रहा है, यही आपका F1 होता है। बारंबारता श्रेणी में दिए गए आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता बारंबारता 52 है, जिसका वर्ग अंतराल, जिसका बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 52 के सापेक्ष में बहुलक वर्ग कौन है, 40 और 60 है क्या, तो बहुलक वर्ग क्या होगा, 40 60 होगा। इस हिसाब से आप बहुलक वर्ग निकालेंगे तो आप लिखेंगे बहुलक वर्ग, तो आपका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 40 से 60। अब आपको कुछ करना नहीं है, आप जब भी वैल्यू को नोट कर रहे होंगे तो आपका F1 जैसे ही पता चल जाएगा तो F1 से पहले क्या आता है, F0 आता है, 0 के बाद ही ना 1 आता है, और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। आप इस चीज को अगर क्लियर करेंगे तो हमने क्या क्या, हमसे गलती हुई है, पूछिए कैसे, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता वाला क्या है 61, तो 61 होगा ना, तो अगर ये 61 होगा तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 61 के सामने 60 से 80 हो जाएगा, और जब ये 60 से 80 होगा तो बहुलक वर्ग अंतराल 60 से 80 हो जाएगा। सबसे अधिक वाले को लेंगे और सबसे अधिक यहाँ 61 है, ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F1 हुआ। तो F1 के ठीक ऊपर F0 और F1 के ठीक नीचे F2 हो जाएगा। बस इस वैल्यू को आप लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे वर्गमाप, वर्गमाप H यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा 80 है, निम्न सीमा 60 है, तो कितना हो जाएगा आपका 20। उसके बाद आप वैल्यू लिखते हैं L1, L1 की, L1 आपका वैल्यू हो जाएगा, L1 को ही आप स्मॉल l से डिनोट करते हैं, L1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, वर्ग सीमा का जो निम्न सीमा होती है, तो निम्न सीमा वर्ग अंतराल की क्या है 60। आप सबसे पहले F1 को लिखेंगे, F1 कितना हो जाएगा आपका 61, F0 को लिखेंगे, F0 कितना हो जाएगा आपका 52, और F2 को लिखेंगे तो F2 आपका कितना हो जाएगा। ये टोटल 5 वैल्यू आपको नोट करनी होती है, 1 2 3 4 5,
यही 5 वैल्यू की जरूरत अभी हमें फार्मूले के साथ होगी। इसे नोट करने में अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो बताइए। ये आपको पेपर में दिया रहेगा, आपको बस देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है, हम जानते हैं बहुलक प्रेक्षण के मान के लिए हम जानते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा बारंबारता होती है वही बहुलक माना जाता है। तो बहुलक का वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 60 से 80 हो जाएगा। और बस हमें बस यही पता करना है, वही हमारा F1 हो जाता है। अब वैल्यू को पुट करेंगे। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, L1 को ही L कहा जाता है और ये कितना है 60 प्लस F1 कितना है, F1 61 है, अब माइनस F0 कितना है 52 है, F0 52 है और 2F1 का मतलब हो जाएगा 2 × 61 माइनस F0 कितना है 52 है और F2 कितना है 38 है और गुणे यच कितना आपका है 20 है। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 61 में से 52 गया, 11 में से 2 गया, 9 बचेगा। अब यहाँ 2 61, 2 1 करने 2, 2 छके 12, 122 हो जाएगा। 8 2 10, 5 3 8 1 9, 90 हुआ और गुणे 30। अब जब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये 9, 122 में से 90 जाएगा, ध्यान से घटाइए, 2 और 12 में से 9 गया 3। अब हम बात करेंगे 4 से, 4 पचे 20 और 4 बटे 32, तो ये 60 हो जाएगा प्लस 9 पचे हो जाएगा 45 और ये बटा 8, 60 अधन 8 पचे 40 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 5 0 आ जाएगा, 8 छके 48 हो जाएगा, 8 छके 48 हुआ, 2 0 आ जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 पचे 40, यानी 65.625। ये आपका बहुलक वर्ग का जो अंतराल के टर्म में निकाला गया वैल्यू है वो आया हुआ है। तो अब आप इसे जब ध्यान से देखेंगे तो इसका भी आंसर आप स्वयं पता कर सकते हैं कि यह आपका आंसर सही है कि गलत है। तो हम सबसे पहले कहां आएंगे, आपको आंसर चेक करना नहीं बताया गया होगा तो हम सिखा रहे हैं। बहुलक वर्ग देखिए कितना है, 60 से 80 है। तो 60 से 80 है तो क्या ये इसकी वैल्यू 60 से 80 के मीडिएटर में आ रही है क्या? आपका 60.89 भी आता है ना, मान के चलिए आपने कैलकुलेशन किया और ये 68 पॉइंट समथिंग में आ गया, 61, ये पॉइंट का फर्क हो जाता है। आपको अगर इसको और एक्यूरेट लिखना है तो आप इसे एक्यूरेट बनाने के लिए लिख सकते हैं 60.5 और 5 एक कैरी इसके साथ टर्म दे देगा तो ये 2 का 3 हो जाएगा। तो हमेशा इसका आंसर इसके बीच में, बहुलक वर्ग का आंसर बहुलक वर्ग के अंतराल में आएगा, माध्यिका वर्ग का आंसर माध्यिका वर्ग के अंतराल में आता है। आप ऐसे आंसर चेक कर सकते हैं।